दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 हिंदी का पहला चैप्टर। कक्षा 12 एन आई यूज़ स्टेट ओपन जो भी पढ़ने हैं उसका हिंदी का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कविता कैसे पढ़े। कविता का मतलब यही होता है कि मतलब कम से कम शब्दों में अधिक अर्थ समझाना, कम से कम शब्दों में और अधिक बहुत बहुत ज़्यादा मतलब या अर्थ सामने वाले को समझाना। बचपन में आपने बहुत सारी कविताएं याद होगी, कविताएं पढ़ी भी होगी, जब तक आप तरह तरह की कविताओं से परिचित हो चुके होंगे। इन कविताओं को पढ़ते हुए शायद आपके मन में एक बार प्रश्न उठा होगा कि कविता क्या है। बचपन में आपने सुना ही है और कविता सुनी भी होती, लेकिन अपन ने कभी ये नहीं समझा कि कविता होती क्या है, वे तत्व क्या है जो कविता को गद्य से लगे। एक गद्य होता है, एक पद्य होता है। अब पद्य का रूप क्या है? कविता है, छंद है, अलंकार है, दोहे है, ये सब क्या है? कविता। और कविता और गद्य और पद्य को, जैसे गद्य से कविता अलग कैसे होती है, इस प्रश्न का ढूंढते समय आपने महसूस किया होगा कि कविता में मुख्य रूप से भावों और गद्य में विचारों की प्रधानता होती है। मनुष्य हर अनुभव को किसी न किसी प्रकार से अभिव्यक्त करने का प्रयास करता है। कई बार आदमी अपने जिस अनुभव को कहकर अथवा बोलकर अभिव्यक्त नहीं कर पाता, उसे गुनगुनाकर रंगों के माध्यम से अथवा अभिनय के माध्यम से प्रकट करता है। कई बार ऐसा होता है, लोग समझ नहीं पाते, अपन बैठे बैठे इशारे करते हैं तो वो सामने वाला समझ जाता है। तो इशारे भी अलग अलग होते हैं। तो कभी बार रंगों से या अभिनय या नाटक से अपन प्रेरणा देते हैं। नाटक से किसी से शराब नहीं पीना या कई प्रकार की कुरीतियाँ होती है, जैसे इस प्रकार की अपन रंगमंच या नाटक के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है, अब आसानी से प्रकट कर। कविता एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा भावनाएं व्यक्त होती है। कविता एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा भावनाएं व्यक्त की जाती है। कविता में सौंदर्य तथा भावना की असहज अभिव्यक्ति होती है, जो पाठक के मन को आसानी से छू जाती है। प्रस्तुत पाठ में हम पढ़ेंगे कि क्या कविता क्या है और इसे कैसे पढ़ाना चाहिए, इसके बारे में प्रयास ढूंढेंगे। इस पाठ को पढ़ने के बाद अपन क्या जानेंगे? कविता का स्वरूप स्टेप करेंगे, कविता के महत्व का उल्लेख करेंगे, कविता का क्या महत्व होता है, कविता के अवयवों का सूचीकरण कर सकेंगे, कविता क्यों कैसे पढ़ी जाए बात कर सकेंगे, कविता के भाव पक्ष शिल्प सौंदर्य व्याख्या कर सकेंगे। अपनी पसंद की कविता की पंक्तियाँ लिखनी है और उसके मूल भाव लिखना। अब कविता का स्वरूप क्या आप जानते हैं? कविता सबसे प्राचीन विद्या है। कविता क्या है? सबसे प्राचीन विद्या है। अधिकांश प्राचीन भारतीय ग्रंथों की रचना कविता में हुई, जैसे रामायण है, महाभारत है, इनकी सब रचना कविता में हुई है। कविता को परिभाषित करने तथा इसके स्वरूप को पहचानने का प्रयास प्राचीन काल से ही होता है। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में कहा गया है कि शब्दार्थों सहितो काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ के सुंदर सामंजस्य को ही काव्य कहता है। किसके? शब्द और अर्थ के सुंदर सामंजस्य को, ठीक है, कहा जाता है। अब जैसे अभी वसुधैव कुटुम्बकम, मतलब संपूर्ण पृथ्वी मेरा परिवार है, इसके अपन किस प्रकार भी अर्थ निकालें तो अलग अलग अर्थ निकलेंगे। इसी प्रकार आधार मानकर प्राचीन काव्य शास्त्रियों ने काव्यों की आत्मा ढूंढने का प्रयास किया है। किसी ने रस को कविता की आत्मा कहा है, तो किसी ने ध्वनि को, किसी ने रीति को, तो किसी ने वक्रोक्ति को, वक्रोक्ति, और किसी ने अलंकार को। किंतु बाद में हिंदू साहित्य में कविता की परिभाषा दूसरे ढंग से की जानी। प्राचीन काल में अलंकारों का बहुत महत्व था, परंतु आधुनिक काल में अलंकारहीन कविता की परंपरा। पहले प्राचीन काल में अलंकारों के खूब सारी थी, लेकिन खूब महत्व था, लेकिन वर्तमान में कविता की परंपरा बहुत ही चल पड़ी। छंद के बंधन नहीं रह गए, अब छंद की भी आवश्यकता नहीं है, छंदहीन कविताओं की जड़ी सी लग गई। कविता शब्द के गूढ़ अर्थ से अलग होकर सामान्य शब्दों का प्रयोग द्वारा व्यंग्य का उजागर करने। उदाहरण द्वारा काव्य की पंक्तियाँ देखिए। कुछ लोग मूर्तियाँ बनाकर फिर बेचेंगे क्रांति की अथवा षड्यंत्र की, कुछ लोग सारा समय कस्में खाएंगे लोकतंत्र की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कविता की परिभाषा के रूप में प्रकाश डालते हुए कहा कि हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कहा जाता है। हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है उसे कविता कहते हैं। कविता से मानव भाव की रक्षा होती है। मानवीय पदार्थ
या व्यापार विशेष नेत्रों के सामने नाचने लगते हैं। वे पदार्थ है वो जो विशेष नेत्रों मतलब अलग प्रकार की आंखों में ऐसा लगता है जैसे नाचने लगते हैं। वे मूर्तिमान होते होते दिखाई देने लगते हैं। उसकी उत्तमता और अनुत्तमता का विवेचन करने में बुद्धि से कम काम लेने की जरूरत नहीं पड़ती। कविता की प्रेरणा से मनोभावों का प्रभाव फूट पड़ता है। तात्पर्य यह है कि कविता मनोवेगों को जागृत करने का उत्तम साधन है। इसी तरह से परिभाषा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी दी है। कविता का लोक प्रचलित अर्थ वह वाक्य है जिसमें भावावेश हो, कल्पना हो, पद लालित्य हो अथवा प्रयोजन की सीमा समाप्त हो चुकी। इसी प्रकार कविता का स्वरूप उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर कुछ इस तरह निर्धारित किया गया। इसी प्रकार कुछ कविता में भाव तत्व की प्रधानता होती है। कविता में भाव होते हैं। अब कुछ भी शब्द कहें उसके भाव अलग होता है। कल्पना के मिश्रण को सौंदर्य को कविता में सहज ग्राह्य बताया। कल्पना भी बताई जाती है। जैसे अपन कोई बताते हैं कि भालू ऐसे बोल रहा है, दोनों शेर आपस में बात कर रहे हैं, तो वो क्या है, कल्पना के आधारित होती है। कविता में चिंतन और विचारों की जटिलता नहीं, चिंतन नहीं होता, विचारों की जटिलता नहीं होती। कविता की शब्दावली गद्य से विशिष्ट होती है। जो गद्य होती है उससे विशिष्ट होती है। इसमें लयावकता की अनिवार्य रूप से मौजूद होती है तथा शब्दों का संयोजन पाठ के हृदय को भी छू जाता है। कम से कम शब्दों में बड़ी से बड़ी बात तथा समस्या को बहुत ही सुंदर ढंग से चित्रित किया, समस्या है उसको सुंदर ढंग से चित्रित किया जाता है। कविता केवल अर्थ कराकर बात को स्पष्ट करने की क्षमता नहीं होती, बल्कि इसके द्वारा बिंब विधान भी किया जाता है। कविता का बिंब विधान ही पाठक के मन में कविता को प्रधान स्थायित्व प्रदान करता है। बिंब एक प्रकार का शब्द चित्र होता है। बिंब क्या होता है? एक प्रकार का शब्द चित्र। बिंब मतलब चित्र होता है जो कविता में उपस्थित होता है। कविता में उपस्थित बताते हैं कि ऐसा चित्रण है, ऐसा लोग है, तो इसी प्रकार अलग है। इसी कारण कविता का अर्थ अभिधा की अपेक्षा लक्षणा अर्थात स्थिति की लाक्षणिकता के आधार पर ग्रहण किया जाता है। साथ में आप चित्र को देखते हैं तो आपको कैसा लग रहा है चित्र, ये आप कैसे देखते हैं वो आपकी प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। एक स्त्री, इसके अलावा एक और चेहरा आपको नजर आ रहा होगा, एक स्त्री और एक और चेहरा नजर आ रहा होगा। यह नारी भी हो सकती है। क्या सोच रहा है? दिए गए दो गोलों में किसके प्रतीक है? चांद, सूरज का, रात का चित्र है या दिन का? इसके अतिरिक्त भी आप बहुत कुछ सोच सकते हैं। बिल्कुल समान स्थिति कविता के साथ भी होती है। किसी एक कविता को पढ़ने के बाद अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से भाव ग्रहण करता है। सही है। कविता में किसकी प्रधानता होती है? विचारों की, भाव की, कल्पना की, या एक कविता में भाव की, विचार तत्व की प्रधानता। कविता में आधुनिक युग में कविता किस प्रकार की पड़ती है? अलंकृत युग, अलंकारहीन, छंदबद्ध या वक्रोक्ति मूलक। अलंकारहीन मतलब अलंकारहीन। किसने कहा कि कविता हृदय की मुक्ति साधना के लिए वाणी विधान है? किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। वाणी विधान है। कविता में अनिवार्य रूप से क्या मौजूद होती है? लयात्मकता। ठीक है। आपने अनुभव किया होगा, यदि कभी आप अपनी बात को ठीक रूप से अभिव्यक्त नहीं कर पाते, प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना चाहते हैं और नहीं कर पाते, तब कविता या दो पंक्तियों की आपकी समस्या आसान कर देती है। तुलसीदास की एक चौपाई तथा बिहारी के एक दोहे का जितना असर सुनने वालों पर होगा, शायद उतना असर एक कहानी से न हो। कवि बिहारी राजा पहरदार राजा जय सिंह को भेजे गए एक दोहे का यह असर हुआ कि अपनी नवविवाहिता पत्नी के मोह से मुक्त होकर राज्य की रक्षा के लिए निकल पड़े थे। इतना कविता का असर होता है। कविता के महत्व को प्रकाश डालते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि कविता की प्रेरणा से कार्य की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। कार्य में क्या होती है? प्रवृत्ति बढ़ जाती है। प्राचीन काल में कविता को मनोरंजन का साधन भी समझा जाता था। दरबारों में कविताएं सुनाकर राजाओं का मनोरंजन किया करते थे। तब कविताओं में पढ़ाई जाने वाली कोई चीज़ नहीं थी। आप कभी सोचते हो कि कविता भी भला कोई पढ़ने की चीज़ है या मनोरंजन की चीज़ कैसे हो सकती है? इसके ना तो शब्द समझ में आते हैं और ना ही इसमें कही गई बात। कहानी, उपन्यास जिनमें कही गई बातें आसानी से समझ में नहीं आती है। इसके लिए कविता की तरह व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन इस तरह आपका सोचना होगा कि कविता सिर्फ मनोरंजन की वस्तु नहीं है, क्योंकि कविता है कम से कम शब्दों में विशिष्ट भाषा में शिल्प सौंदर्य को स्पष्ट करते हुए चलती है। बहुत सी बातें इसमें छिपी होती है जिन्हें समझने के लिए खोलते रहना आवश्यक है।
अतः यह गद्य की अपेक्षा कठिन लगती है, गद्य की। लेकिन यह भी देखिए कि कविता ही है जो अधिक देर तक आपको याद रहती है। उदाहरण के लिए आप उपयुक्त समय और स्थान पर आसानी से इसका उपयोग कर सकते हैं। अब आप बताइए कि कविता कैसे मनोरंजन की वस्तु हुई। इस संबंध में रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि प्राय लोग कहते हैं कि कविता का अंतिम उद्देश्य मनोरंजन है। अंतिम उद्देश्य क्या है? मनोरंजन। पर मेरी समझ में मनोरंजन उसका अंतिम उद्देश्य नहीं है। क्यों? कविता में कम से कम 2 शब्दों में जितनी सरल, सुगढ़, लयात्मक ढंग से अधिक बातें व्यक्त करती है। इसमें अधिक से अधिक लयात्मक ढंग से व्यक्त करती है। ठीक है, ये उतना गद्य नहीं है, इसलिए कविता अधिक समय तक याद रहती है। इतना गद्य नहीं, अधिक समय तक याद रहती है। लयात्मक होने के कारण इसे कहीं भी गुनगुनाया जा सकता है। लयात्मक, इसमें गाने की तरह इसको कहीं भी गुनगुनाया जा सकता है। दूर सुनसान रास्ते में अकेले चला रही कविता को गुनगुना भी मनोरंजन कर सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि कविता हमारे जीवन की अन्य आवश्यकताओं की तरह एक प्रमुख आवश्यकता है। कविता के माध्यम से प्राप्त होने वाला सुख भौतिक सुख की तरह और बेहतर होता है। यहाँ पर आप यह न समझें कि कविता केवल किताबों और अखबारों में छपी हुई होती है, बल्कि गीत, गज़ल, फिल्मी धुन, नज़्म, शेर आदि भी कविता के विभिन्न रूप है। आप अवश्य कुछ न कुछ गुनगुनाते रहेंगे, इसका आनंद लेते रहेंगे। कविता के अवयव से हमारा तात्पर्य उन तत्वों से जिनसे मिलकर कविता बनती है, अथवा कविता पढ़ते समय जिन तत्वों में मुख्य रूप से हमारा ध्यान आकर्षित होता है। काव्य अर्थात कविता के आरंभिक काल से ही कविता के स्वरूप को समझने का प्रयास विद्वानों ने किया है। प्राचीन काल में भारतीय काव्यशास्त्र के अंतर्गत कविता की तुलना एक सुंदर युवती से की गई। किससे? सुंदर युवती से। और कहा गया है शब्दार्थ जिसका शरीर है, शब्दार्थ जिसका शरीर है, अलंकार जिसके आभूषण है, और रीति शारीरिक अवयवों का गठन है, गुण, स्वभाव और रस आत्मा है। इन अवयवों के अलावा छंद को भी काव्य अवयव माना गया। इस आधार पर काव्य के अवयव बताए गए हैं। किंतु आधुनिक काल आते आते इन अवयवों के विषय में विद्वानों की मान्यता बदल गई। छंद, रीति, रस और अलंकारों पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। इसके स्थान पर कविता की कथ्य अर्थात कही जाने वाली बात और विचार दृष्टि अर्थात कवि के चिंतन को महत्व दिया जाने लगा। किंतु उपयुक्त अवयवों को पूरी तरह बेकार साबित करके इन्हें कविता से अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए कविता के बारे में कहा जाने लगा है कि काव्य अंतरंग, उसका बोध पक्ष है, भाव पक्ष और बहिरंग कला पक्ष दोनों ही महत्वपूर्ण है। अंतरंग काव्य को उत्कर्षमय बनाते हैं, जो बहिरंग कला पक्ष को सार्थकता प्रदान करता है। इस प्रकार हम कविता के अवयव को 2 भागों में भाव पक्ष, कविता 2 भाव पक्ष और कला पक्ष। अब देखो, भाव पक्ष कविता का वह पक्ष है जिसमें कवि की चिंतन उसकी सोच, उसका संदेश होता है। मतलब कवि क्या कहना चाहता है कविता के माध्यम से। इन्हें हम 3 प्रमुख कथ्य, रस और विचार दृष्टि। कथ्य का अर्थ होता है कविता में कही गई बात, कथ्य मतलब कविता में कही गई बात, और कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है उसका संदेश होता है। कवि कल्पनाओं से कवि की भावनाओं का स्रोत क्या है और उन भावनाओं के पीछे कौन सी बात छिपी है। प्राचीन काल में रस को कविता की आत्मा माना जाता था। तब कविता में रस का समावेश प्रयास किया जाता था। किंतु आधुनिक कविता में रस अपने आप कथ्य और भाषा के कौशल उत्पन्न हो जाते हैं। कविता के अवयवों में आज भी रस का महत्वपूर्ण स्थान है। रस कविता के वे तत्व होते हैं जो पाठक के अंदर सोए हुए वे रस होते हैं। स्थायी भावों को जगाकर कथ्य को ग्रहण करने में सहायता प्रदान करते हैं। पाठक को भी कवि की मनस्थिति तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। यहाँ विचार दृष्टि से मतलब है कि कवि का विचार स्रोत क्या है, वह चिंतन परंपरा से प्रभावित है अथवा नहीं, उसके विचारों में कौन से मूल भाव है जो पूर्ण चिंतन परंपरा उसके विचारों को जोड़ते हैं और अलग करते हैं। भाव पक्ष कविता का आधार और सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। आप ऊपर पढ़ चुके हैं कि कविता में भावना की प्रधानता होती है और गद्य में विचार की। कविता में भावना की, गद्य में विचार की। इसलिए भाव पक्ष कविता का एक महत्वपूर्ण पक्ष होता है। इससे काव्य की आत्मा कहा गया है। इसको क्या है? काव्य की आत्मा कहा गया है। काव्य के भाव पक्ष कल्पना की एक प्रमुख अवयव है। जो चीज़ वास्तव में नहीं होती वह स्मरण कर सोच के आधार पर चित्र खींच देता है। वह कल्पना के द्वारा ही संभव। कई बार आप पढ़ते होंगे 2 चिड़ियाँ आपस में बात करती हुई दिखाई देती है, लेकिन चिड़ियों का बोलना कवि द्वारा कल्पना की गई चीज़ है। अब कला पक्ष वह पक्ष होता है जिसके द्वारा कवि अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति
करता है और इसमें शिल्प शिल्प चातुर्य दिखाई देता है। कितने कलात्मक और ढंग से विशिष्ट वस्तुओं और प्रयोग से की गई कवि ने अपनी बात को अभिव्यक्त करने की कोशिश की है, वह कला पक्ष के अंतर्गत दिखाई देता है। कला पक्ष में भाषा, छंद, अलंकार प्रमुख होते हैं। ठीक है, इन तत्वों को अलग अलग है। भाषा शैली, अब आपको ऊपर यह बात बार बार याद दिलाई है कि कविता की भाषा विशिष्ट होती है। कम से कम शब्दों और प्रभावपूर्ण भाषा में कवि अपनी बातें कहता है। वह कविता का रूप ले लेती है। इस प्रकार कविता के कला पक्ष के अंतर्गत भाषा की बारीकी से अध्ययन किया जाता है, क्योंकि इसी के माध्यम से वह बात स्पष्ट होती है जो कवि ने कही है। भाषा को कवि ने किस कौशल और कलात्मक के साथ परोसा है, वह कवि की शैली कहा जाता है। छंद, कविता की भाषा प्रवाह में होती है, मतलब एकदम प्रवाह होती है, उसमें रुकते बीच में नहीं है। ठीक है, इसलिए कविता को प्राचीन समय से छंद के माध्यम से रचा जाता था। छंद का अर्थ होता है भाषा की लयात्मकता को निश्चित ढांचे में बांध कर रखना, मतलब लय हो कविता में। जैसे दोहा, चौपाई, सोरठा, सवैया आदि छंदों के भेद है। कुछ छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है, कुछ छंदों में वर्णों की संख्या के आधार पर पहचाना जाता है। मात्रा के आधार पर रचे गए छंदों को मात्रिक छंद कहा जाता है। मात्रा के आधार पर उनको मात्रिक छंद तथा वर्णों के आधार पर छंद रचे गए उनको को वर्णिक छंद कहा जाता है। कविता में छायावाद युग में छंदों का प्रचलन आवश्यक नहीं रह गया है। अब आधुनिक समय में छंदों का प्रयोग कुछ कवि करते हैं, इसलिए छंद अब कविता का विषय नहीं रहा है। अलंकार, प्राचीन कविता में भाषा के कौशल से कवि अलंकारों का जन प्रयास करते हैं, किंतु अब कवि अलंकारों पर अधिक ध्यान नहीं देते। लेकिन कवि के भाषा कौशल तथा कथ्य की भंगिमा के कारण अलंकारों की सहज उत्पत्ति को रोका नहीं जा सकता। आज अलंकार कविता में महत्वपूर्ण अंग भले ही न हो, किंतु अवयव के रूप में अवश्य माने जाते हैं। अन्य आधुनिक कविता रस में छंद अलंकारों का जानबूझकर प्रयोग नहीं किया जाता, किंतु कुछ ऐसे तत्व जिन्हें जानबूझकर कविता में लाने का प्रयास किया जाता है। आधुनिक कविता में उन तत्वों को कौशलतापूर्वक आसानी से देखा जा सकता है, मतलब उन तत्वों को कौशलतापूर्वक आसानी से देखा जाता है। इन तत्वों में मुख्य रूप से प्रतीक, बिंब का उल्लेख किया जाता है। क्या आप जानते हैं प्रतीक किसे कहते हैं? प्रतीक का अर्थ होता है किसी वस्तु के माध्यम से घटना से संबंधित बात, मतलब प्रतीक। जैसे हॉस्पिटल का निशान है तो प्लस बता देते हैं, तो ये प्रतीक है, वो चिन्ह है उसका। अब रोड पे गोल बोर्ड लगाया, उसमें 30 लिखा हुआ है, तो मतलब 30 की स्पीड से चलना है। तो इस प्रकार टन का निशान है तो निशान, इस प्रकार किसी घटना स्थिति को, उदाहरण के लिए आप सूरदास के भ्रमर गीत पढ़ते समय गोपियों द्वारा बार बार भ्रमर शब्द का प्रयोग जरूर पढ़ा होगा। तो आप तो जानते हैं कि भ्रमर यानी भोरे का रंग काला होता है। उद्धव का रंग भी काला होता है, कृष्ण सांवले हैं, भोरे का स्वभाव है। फूलों पर डोलते हुए रसपान करना यानी प्रकारांतर से गोपियों भोरे के माध्यम से उद्धव पर व्यंग्य करती है, कुछ हद तक कृष्ण को भी उलावना देती है। यहाँ भ्रामर प्रतीक के रूप में आया है। इसी प्रकार बिंब का अर्थ होता है परछाई, अर्थात भाषा कौशल के द्वारा किसी स्थिति का चित्र न खींचा जाना। जब बातें कहने पर चित्र स्पष्ट होने लगे तो उसे बिंब कहते हैं। कई बार आप कविता पढ़ते समय ऐसा अनुभव करते होंगे कि बात कही जा रही है, उसे कई बातों का आभास मिल रहा है। दूसरी स्थितियों और घटनाओं के भी चित्र आंखों के सामने उभरते हैं। इसी भाषा कौशल को बिंब कहते हैं, मतलब कोई घटना स्थिति को अपने चित्र के रूप में वर्णन करना तो बिंब कहते हैं। इस प्रकार उपयुक्त सभी तत्व मिलकर कविता की रचना में सहयोग प्रदान करते हैं। अतः कविता को पढ़ते समय इन अवयवों को ध्यान देना आवश्यक होता है। अब कविता में प्रेरणा में किसकी होती है? प्रवृत्ति होती है। ठीक है, प्राचीन विद्वानों ने कविता की आत्मा को क्या कहा है? बिंब को या लय को? लय को, शायद लय को कहा है। ठीक है, अब भाव ये हो गए। आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, आगे कल पढ़ेंगे।